इसको। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो एसएससी के थ्रू ही होता है, वो भी सीपीओ। लेकिन अगर आप इन पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, या आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, कहीं भी हो क्यों ना हो, एसएसबी हो, इन सभी में आप अगर क्लर्क बनना चाहते हैं उसको यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बोला जाता है। और अगर आप एएसआई यहाँ स्टेनोग्राफर यानी ऑफिसर्स के पास भी आपको अपना डिक्टेशन लेना है उनका, तो ऑफिसर्स को पीए वगैरह अगर चाहिए तो वो भी इसी वैकेंसी के थ्रू वो बनेगा, तो उसको एएसआई की पोस्ट बोला जाता है। एएसआई स्टेनो के नाम से यहाँ जाना जाता है। अब तक ये भर्तियां क्या होती रही हैं बच्चों कि बीएसएफ अपना अलग निकालता था। जैसे पिछले साल की बात करूं तो 500 कुछ वैकेंसीज बीएसएफ ने निकाली थी। अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो सीआरपीएफ ने पिछली बार भी करीब 1400 वैकेंसीज इसके लिए निकाली थी, और सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में ही आती हैं ये। और सीआईएसएफ की बात करूं तो उन्होंने भी करीब 400-500 वैकेंसी, क्योंकि क्लर्क बहुत ज्यादा नहीं चाहिए भाई। क्लर्क का काम क्या है? सैलरी बनाना या उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे आप देखिए पूरी जो बटालियन होती है 700-800 लोगों की एक बटालियन बनती है, उन 700-800 लोगों के लिए जो क्लर्क होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 की जरूरत। आप सोचिए 700 लोग आपको, इनको चाहिए कांस्टेबल्स, लेकिन क्लर्क चाहिए केवल 10। तो ये जाहिर सी बात है कि ये कांस्टेबल्स के बराबर वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इनको अलग अलग ये जो निकालनी पड़ती थी, किसी की को 200 भी निकालनी पड़ती थी, किसी को 300 निकालनी पड़ती थी, और अब तो असम राइफल कहता था कि मेरे को तो 35 ही निकालनी है। अब 35 निकालनी है तो क्या मैं अलग पूरी भर्ती प्रक्रिया करूं केवल 35 पोस्ट के लिए? आईटीबीपी कहेगा मेरे को 2 पोस्ट के लिए चाहिए। तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है 2 पोस्ट के लिए पूरी भर्ती प्रोसीजर करना, या 35 पोस्ट के लिए पूरा भर्ती प्रोसीजर करना, और बच्चे भी रिटेट होंगे। 35 वैकेंसी वहां आ गई, 10 वैकेंसी वहां आ गई। तो इन्होंने क्या किया है कि पूरा इस बार सिस्टम, और बीएसएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीएसएफ करा रहा है इसको। क्या, कौन संस्था करा रही है? जैसे वहां कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को एसएससी करा रही है, इन्होंने ऐसे ही एसएससी या उनको ना दे करके इन्होंने किया कि भाई इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती हैं, इसको हम ही खुद फिल कर लेंगे। तो इन्होंने, ये बीएसएफ ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो सीआईएसएफ को भी भर्ती करके देगा, सीआरपीएफ के लोग भी हम भर्ती करके देंगे। और जैसे आप एसएससी जीडी के नहीं देखते कि फिजिकल को केवल एक संस्था करा देती है इनमें से, मतलब एक फोर्स करा देती है कोई सी, या तो बीएसएफ करा देती है या पिछली बार सीआरपीएफ ने करा दिए थे सबके फिजिकल। और पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी इंटरलिंक है। तो समझ में आ गया कि इनको बीएसएफ की वैकेंसीज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ ही इस भर्ती को कंडक्ट करा रही है। बस ये मतलब है इस बात का। चलो अब मैं ये बता दूं आपको, मैंने लिख दिया साफ साफ ताकि बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए कि भैया ये कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं है, क्लर्क पोस्ट है। और जब क्लर्क पोस्ट है ये कांस्टेबल से भी बड़ी पोस्ट है, इसको यहाँ हेड कांस्टेबल बोल दिया है। ठीक है, क्लियर बच्चे? नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसके जो फॉर्म है वो 9 जून को आ चुके हैं, और हम आज मैं 11 जून को ये वीडियो बना रहा हूं। इसकी हमारी धर्मेंद्र सर ने डिफेंस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लेकिन मैं मेन चैनल पे इसका पहला वीडियो लेके आया हूं। और 8/7 इसकी लास्ट डेट है। 8 जुलाई तक आप फॉर्म कभी भी भर सकते हो। चूंकि बीएसएफ पहली बार मुझे लगता है इतने सारे फॉर्म्स ले रहा होगा, वेबसाइट कितनी परिपक्व है नहीं पता, इसलिए बेहतर होगा कि आप समय से फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप लास्ट डेट की तरफ चले तो हो सकता है कि साइट हैंग हो जाए और फिर आप फॉर्म ही ना भर पाओ। ठीक है, तो समय से भर देना अगर आपको भरना है तो। क्या क्वालिफिकेशन, अभी सारी बातें बताऊंगा। 100 रुपए का आपकी फॉर्म की फीस है जो एसएससी लेती है, बिल्कुल उस तरीके से इन्होंने लिया है। और 100 रुपए इन्होंने क्या फी पेएबल हो सकता है, ये लड़कियों के लिए ये भी ना हो। चलो, मेल फीमेल कोई भी फॉर्म भर सकता है। ऑल इंडिया बेस्ड मेरिट लगेगी, मेल फीमेल की अलग अलग नहीं लगेगी, एक ही मेरिट लगेगी। कारण, क्योंकि मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज नहीं है। चलो अब मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो एएसआई की पोस्ट है, तो भाई जाहिर सी बात है बड़ी पोस्ट होगी, तो ये लेवल 5 की जॉब है। और ये लेवल 4 की है जो एचसीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, जो ऑफिस में बैठेगा। इनको फील्ड में नहीं जाना कहीं, लेकिन वर्दी इनके लिए भी है। ठीक है, और बच्चा ये जो है लेवल 4 है ना,
अगर लेवल 4 है और 25,500 बेसिक है तो इनकी सैलरी आराम से, अगर ये प्लेन एरिया में है तो 60,000 सैलरी आराम से बन जाएगी पर मंथ। और अगर ये बाहर किसी पहाड़ी इलाके में कर रहे हैं, वहां भी ऑफिस में ही बैठना है, तो ये सैलरी इनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस काफी बहुत अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, 70 को भी क्रॉस कर सकते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो बच्चे, ये जो सैलरी बनेगी, ये आप सॉरी मैंने 60 नहीं 55 के आसपास, 55 के आसपास ये सैलरी बनती है, क्योंकि मैंने हेड कांस्टेबल वाले बच्चों से ही पूछा है। और ये बच्चे, ये जो सैलरी है थोड़ी सी ज्यादा बन जाएगी, ये 60,000 ये है, 60,000 के आसपास सैलरी ये बन जाती है, 60 प्लस बन जाएगी ये, ठीक है, जो बहुत अच्छा पैकेज है आप कह सकते हो। और अगर हम देखें कि भाई अगर ये कुछ पहाड़ी इलाके में या किस रिस्क अलाउंस वाले इलाके में पहुंचते हैं तो इनको 10-10 हजार 15-15 हजार और इंक्रीमेंट मिल जाता है। ये 70 पे पहुंच जाती है, वो 75 तक भी जा सकती है, ठीक है। अब ये वैकेंसीज कितनी है आप देखिए, बीएसएफ में 17 वैकेंसीज हैं। केवल ये एएसआई की बात कर रहा हूँ, स्टेनो वाली पोस्ट की। स्टेनो में आपको शॉर्ट हैंड चाहिए, और शॉर्ट हैंड अगर आपने अब तक नहीं सीखी है तो मैं एक बहुत एक तीखी बात बता दूं, आप सीख नहीं सकते अब, क्योंकि इसको वही लोग फॉर्म प्रीफर करें कि जिन लोगों ने ऑलरेडी सीख रहे हैं या सीख ली है, सीख रहे हैं। अब मेरे कहने से या इस वैकेंसी को आने से सर मैं अभी सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे, 1 साल मिनिमम लगता है इसको सीखने में। तो ऐसे मेरी बातों से या मैं आपको ऐसे आज मोटिवेट कर जाऊं तो इस वजह से मैं तो इसी फॉर्म को भरूंगा, इसमें 75,000 सैलरी तक चली जाती, नहीं, ऐसा मत करना, रह जाओगे आप। फाइनल से मेरिट से रहते हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो ये साफ साफ है कि 243 पोस्ट हैं। किस बीएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सबकी अलग अलग उन्होंने पोस्ट कैटेगरी वाइज बता रखी है। तो जो ऑलरेडी शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं, कट ऑफ इसकी कम ही जाती है, कम इसलिए जाती है कि शॉर्ट हैंड कर ही नहीं पाते बच्चे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं हेड कांस्टेबल, ज्यादातर बच्चे अगर अप्लाई करना चाहें तो वो इसको करें, इसको प्रीफर करें। और इसमें ना टाइपिंग मांगनी जाती है, सिर्फ टाइपिंग है, या तो हिंदी की कर दीजिए या इंग्लिश की कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट है, जो बहुत नॉर्मल स्पीड है। इसकी जो शॉर्ट हैंड है वो 80 WPM की होती है। उसका प्रोसीजर बताऊंगा बच्चों आगे। 1283 पोस्ट है हेड कांस्टेबल, और इन दोनों को मिला दे तो 1526 वैकेंसीज बनती हैं सबकी मिला करके, ठीक है, क्लियरली। और सबसे ज्यादा पोस्ट किस में है, बीएसएफ में 302 हैं, जबकि जो सीआईएसएफ है उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है इस बार, 496। ये पोस्ट और भी ज्यादा हो सकती थी, ये 2,500 के आसपास हो सकता अगली साल आ जाए, लेकिन क्यों नहीं आई, क्यों कम आई है, क्योंकि सीआरपीएफ में अपने आप में 1400 की क्षमता है निकालने की, पर वो 1400 पिछली बार ही कर चुके हैं भर्ती, उनकी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो इसलिए सीआरपीएफ ने केवल 282 पोस्ट दी हैं, वरना यही 1000 प्लस और इसमें कर देता सीआरपीएफ। इस वजह से कम है क्योंकि सीआरपीएफ की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये 1 साल कम निकालेगा तो 1 साल बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकालेगा इसमें, ठीक है। चलो आगे मैं बोलूं कि बच्चों ये जो फॉर्म भरना है ना, ये बीएसएफ की वेबसाइट पर ही जाना है, उन्होंने ही अपना एक पोर्टल ये बना रखा है, उसमें पहले ओटीआर का ऑप्शन आएगा, तो ओटीआर फिल करना है, उसमें नॉर्मली डिटेल भरनी होंगी। स्टेप 1 है, स्टेप 1 ओटीआर ही है, फिर स्टेप 2 फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। ओटीआर सबको फिल करना है, उसमें नॉर्मली डिटेल होती है, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह जो भी कुछ है वो भर के फिर अगले स्टेप पे कि आपको कौन सी पोस्ट कैसे क्या चाहिए। तो इसका फॉर्म का भी मैं, अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ताकि किसी की कोई गलती ना हो। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू प्रेस्क्राइब डिजिटल मोड, तो भैया ये डिजिटल मोड से ही पेमेंट लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जाके 100 रुपये लो जी हमारा फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं चलेगा। वो तो सब आजकल ऑनलाइन ही पेमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी बच्चे सेलेक्ट होने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनना कि पहले है फर्स्ट फेज। पहला फर्स्ट फेज पहले क्या होगा, पहले होगा बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी होगा, ठीक है। पीएसटी या पीईटी इसको बोलते हैं, मापतोल प्लस दौड़ भाग, दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें। सेकंड फेज में है कंप्यूटर टेस्ट, यानी पहले फिजिकल है, दूसरे नंबर पे एग्जाम, उल्टा कर दिया, पहले ये एग्जाम लेते थे फिर फिजिकल लेते थे, इस बार प्रोसीजर ही बदल दिया कि फिजिकल की क्षमताएं इन पे बहुत हैं
और फिर एग्जाम को तसल्ली पूर्वक आसानी से कंडक्ट कराया जा सकता है बिना किसी नकल के। इन्होंने ये सोचा है। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसके बाद होगा और लास्ट में थर्ड फेज आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग है टाइपिंग, स्टेनो तो स्टेनो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, तीनों इस फेज के हिस्से हैं ये, ठीक है। एक साथ ही ये तीनों चीजें हो जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं एज कितनी चाहिए। तो एज इस फॉर्म को भरने के लिए 1/8/2024 को एज मांगी है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल इन्होंने मांगी है एज, लेकिन ये 1 अगस्त को मांगी गई है, आप देखेंगे तो। और 18 से 25 ये जनरल, मेल एंड फीमेल, जनरल एंड EWS, मेल एंड फीमेल। अगर मैं यहां बात करूं ओबीसी, तो ओबीसी की ये एज हो जाएगी 18 से 28। SC ST की मेल फीमेल की एज हो जाएगी 18 से 30 साल। ये लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि ये एज जो है ये 1/8/2024 को मांगी गई है। अब ये कहेंगे कि सर अभी तो फॉर्म चल रहे हैं, अगस्त आया नहीं है, फॉर्म के महीने में मांगनी चाहिए एज, या 1 जनवरी को मांगनी चाहिए थी, क्योंकि फॉर्म जून में आए हैं, तो फर्स्ट हाफ में आए हैं। तो बच्चों इन्होंने एक जिक्र किया है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं। इससे एक चीज और स्पष्ट होगी बड़ी मजेदार, कि एग्जाम की डेट मिल रही है आपको, कि ये कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट हाफ में एग्जाम लें किसी साल के में, जैसे जनवरी से जून तक अगर हम एग्जाम लेंगे तो हम 1 जनवरी को एज मांगेंगे। ये हमारा रिक्रूटमेंट रूल है। और अगर हमारा एग्जाम होगा जुलाई से दिसंबर तक, सेकेंड हाफ में, इसको सेकंड हाफ बोलते हैं, जुलाई से दिसंबर तक, तो हम एज 1 अगस्त को मांगेंगे। तो इन्होंने बोला जून में तो फॉर्म ही आ रहे हैं, तो एग्जाम फर्स्ट हाफ में तो अब होना नहीं, सेकंड हाफ में जाएगा जुलाई से दिसंबर। तो अब जो एग्जाम चूंकि जुलाई से दिसंबर के बीच होगा, इसलिए एज 1/8/2024 को ये हमारा रूल बना हुआ है। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और बात यहां पर कि एग्जाम जुलाई से दिसंबर के बीच में हो जाएगा, इसी बीच फिजिकल भी है, इसी बीच एग्जाम भी है। तो एग्जाम डेट हमें एकदम क्लियर, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं, इस नोट में लिखी हुई हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो इसको पढ़ लेना। तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम की डेट बात करूं, CBT की बात करूं, CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ये जुलाई से दिसंबर के बीच होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि भैया जुलाई तक तो फॉर्म ही चलेंगे, तो जुलाई और अगस्त में तो ये होना नहीं है, जुलाई एंड अगस्त काट दीजिए। तो जुलाई अगस्त काट दीजिए, अगस्त सितंबर में करीब करीब फिजिकल होंगे, फिजिकल होंगे तो उसके बाद 1-2 महीना चाहिए। नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम का कोई चांस नहीं है, पर होगा इसी साल, ऐसा इनका कहना है। चलो आगे बात कर लें बच्चों, बहुत क्लियरिटी दे दी है मैंने आपको इसमें। अगर क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट की बात करूं तो भैया वो 10+2 क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पर, 10+2। आगे और बात कर लेते हैं कि क्या है भैया 10+2, कुछ भी कितने भी मार्क्स हो सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके 33% हो या ग्रेस से पास हो, वो सब इसमें क्वालिफाई हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि हाँ एक चीज इन्होंने लिखी है जो थोड़ा कम क्लैरिटी के साथ दी है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। केवल 1 पोस्ट के लिए ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ 2 ही तो तरह की पोस्ट आई हैं, एक तो ASI पोस्ट है, एक HCM पोस्ट है। अब इनमें से केवल 1 पोस्ट के लिए ही वो अप्लाई कर सकता है। क्या इस बात का ये मतलब है क्या कोई बच्चा दोनों में नंबर लाके एक को ज्वाइन नहीं कर सकता? अगर ये दोनों में नंबर ले आया, ज्वाइन तो वो एक ही करेगा, तो कहेंगे हमारी वैकेंसी खराब हो गई। इस वजह से इन्होंने ये रूल निकाल दिया है। तो आप तय कर लीजिए आपको HCM में फॉर्म भरना है या ASI में फॉर्म भरना है। बाकी इसको और क्लैरिटी आ पाएगी जब मैं एक बार फॉर्म देख लूंगा कि ये बात ऐसे ही बोली है या कुछ और मतलब है इस बात का। ठीक है, वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी जो कट ऑफ लगेगी, जो कट ऑफ लगेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे SSC GD कांस्टेबल की लगती है कि भैया बिहार की इतने पे, यूपी की इतने पे, असम की इतने पे, वेस्ट बंगाल की इतने पे, नहीं, ये कट ऑफ ओनली 1 लगेगी, 1 ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भैया OBC जो सर्टिफिकेट है,
ओबीसी, इसमें केवल ओबीसी का जिक्र है, ना एससी का है ना एसटी के सर्टिफिकेट का जिक्र है। तो ओबीसी का ऑल इंडिया बेसिस पे चाहिए। ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया को छोड़ो, आप इसमें कहिए सेंट्रल, सेंट्रल वाला ओबीसी चाहिए होगा। आप अपने ओबीसी को चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश शासन, मान लो कोई यूपी का है, ऊपर तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा होगा, लेकिन जहां आपकी कास्ट है उसके आगे लिख रहा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो लिख रहा है तो आपका सर्टिफिकेट सही है। ऐसे ही एससी एसटी का भी कोशिश करिएगा, ये भी सेंट्रल का ही हो, वरना ये ऑब्जेक्शन लग सकता है। क्लियर। आगे अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में इस चीज का विशेष ध्यान देना है। चलो अब और क्या बात कर लेते हैं बच्चों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, यानी फिजिकल में क्या है। तो पहले मैं हाइट की बात कर लेता हूं, पीएसटी की बात करने वाला हूं। पीएसटी में क्या है कि 165 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट है, 162.5 उन लड़कों की हाइट है जो गढ़वाल है, कुमायूं है, डोगरा है, मराठास हैं, या इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो, इसको को मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश इनके बच्चे हैं। उन लोगों का 162.5 हाइट है। मेघालय, असम, हिमाचल इन सब के लिए, लेह लद्दाख सब के लिए। और जो किसी भी स्टेट का एसटी वाला बच्चा है, एसटी वाला, उसकी भी हाइट 162.5 ही ली जाएगी। ये चेस्ट है 77 से 82, 77 से 82, और ये 76 से 81, ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है बच्चों। फीमेल के लिए 155 हाइट है, 155। लेकिन अगर फीमेल गोरखा गढ़वालिया इस कैटेगरी में पड़ती है तो 150 हाइट है। अगर फीमेल केवल एसटी कैटेगरी में है फीमेल, तो 150 हाइट उसकी भी मान्य होगी। इनकी चेस्ट नहीं नपती है लड़कियों की। चलिए आगे अगर देखिए, ये तो हुआ मेजरमेंट टेस्ट। अब मैं बता देता हूं आपको फिजिकल में क्या है। फिजिकल में, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, तो ये लड़कों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड जो एसआई में होती है, 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है, 6.5 मिनट में 1600। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट 45 सेकंड, जो बहुत अच्छा समय है। 8 मिनट में दिल्ली पुलिस में 1600 होती है, 4 मिनट में 800 भी हो तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये 4 मिनट 45 सेकंड मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 800 मीटर बहुत आराम से लग जाएगी अगर थोड़ी भी तैयारी कर लेती हैं आप। चेस्ट के लिए ये एग्जेम्प्टेड है, ये लिखा हुआ है। और पीएसटी और पीईटी का कोई मार्क्स नहीं, यानी फिजिकल का कोई भी मार्क्स नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग है। सारा खेल किसका होगा? एग्जाम का। अब एग्जाम में क्या है, एग्जाम के बारे में डिटेल ले लीजिए, सीबीटी के बारे में। एग्जाम में क्या आएगा? फिजिकल मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर ये बहुत जल्दी भी करते हैं तो सितंबर से पहले नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्होंने सितंबर में कंडक्ट करा लिया तो नवंबर दिसंबर से पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये वो है जब इन्होंने बहुत जल्दी की। लेट तो कोई कितना भी कर लो, उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, चलो ये है बच्चे सेकंड फेज। फर्स्ट फेज फिजिकल लगा हो गया, फिजिकल में सिर्फ रनिंग है, ठीक है, और मापतोल है। यहां देखिए सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में से कोई सी एक चीज, जैसे जीडी में आती है, या तो हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो। तो 20 में से 20, ये यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये वाले बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे। एमपी, ये वाले बच्चे, अरे यार हिंदी कर सकते हैं, ये तो बहुत मजेदार हो गया। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 20 में से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स 20 में से 20। क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर 20 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चा क्लरिकल एप्टीट्यूड है ना, ये क्या चीज है सर? ये नया आ गया क्लरिकल एप्टीट्यूड में। ये थोड़ा सा देखिए बच्चे, मैंने बीएसएफ का प्रीवियस ईयर पेपर देखा, मैं अभी इसका सिलेबस भी दिखाऊंगा क्लरिकल एप्टीट्यूड का। बीएसएफ का